नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। विदेश मामलों पर संसदीय समिति ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कोयला एवं खान मंत्रालय ने लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 प्रस्तुत किया। झारखंड सरकार ने परिचर्चा के लिए पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पेसा एक्ट के मसौदा नियम जारी किए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि भारत द्वारा चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से विश्व में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। यूनेस्को ने वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 जारी की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत स्वीकृत 60% मकानों का निर्माण कार्य पूरा होने की जानकारी दी। विदेश मामलों पर संसदीय समिति ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एक गतिशील नीति है। इसकी अवधारणा वर्ष 2008 के आसपास परिकल्पित की गई थी। इसका उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सलाहकारी, गैर पारस्परिक यानी निस्वार्थ और परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाना है। इस नीति के तहत प्राथमिकता वाले देशों में शामिल हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका। इस नीति के तहत भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ संवाद और संचार बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय मंचों का उपयोग करता है, जिसमें सार्क, बिम्स्टेक, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल यानी BBIN जैसे क्षेत्रीय मंच शामिल हैं। लेकिन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के सामने चुनौतियां ये हैं कि भारत को पड़ोसी देशों से अक्सर सीमा पार आतंकवाद, अवैध प्रवासन, दुर्व्यापार, नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी आदि से उत्पन्न खतरों का सामना करना पड़ता है। विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी की वजह से संबंधों में अवरोध उत्पन्न होता है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल और अमेरिका का इंडो पैसिफिक विजन तथा इन देशों के बीच प्रतिस्पर्धा भी चुनौतियां पेश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके केंद्र में भारत के पड़ोसी देश भी हैं। पड़ोसी देशों के साथ संसदीय स्तर पर सीमित आदान प्रदान होता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना की कमी भी पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी को प्रभावित कर रही है। इस रिपोर्ट में भी कई सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर एक प्रकोष्ठ गठित करने की आवश्यकता है। ये अलग अलग मंत्रालयों और विभागों द्वारा इस दिशा में की जा सकने वाली विशेष पहलों की पहचान करेगा। आतंकवाद से निपटने के लिए एक साझा मंच स्थापित करना चाहिए। संयुक्त परियोजना निगरानी समितियों और निरीक्षण तंत्र को मजबूत करके विकास परियोजनाओं को एक समय सीमा के भीतर पूर्ण करना चाहिए। और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बीच समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। इस नीति के तहत कई पहलें की गई हैं, जैसे कि भौगोलिक कनेक्टिविटी। इसमें चाबहार बंदरगाह जो कि ईरान में है, म्यांमार की कलादान परियोजना और बांग्लादेश के साथ चटगांव और मोंगला बंदरगाह का उपयोग करने पर समझौते किए गए हैं। ऊर्जा कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ ग्रिड इंटरकनेक्शन, बांग्लादेश में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना, भूटान में मांगदेछू जल विद्युत परियोजना की स्थापना आदि ऊर्जा कनेक्टिविटी के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। वहीं व्यापार कनेक्टिविटी की दृष्टि से देखें तो इसके उदाहरण हैं विशेष बाजार पहुंच, वित्तीय सहायता, बांग्लादेश से लगती सीमा पर सीमा प्रशुल्क स्टेशंस की स्थापना और श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करना। वहीं मानवीय सहायता की अगर हम बात करें तो पड़ोसी देशों को प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की सेवाएं और आपदा सहायता पहुंचाकर भारत इन देशों को मानवीय सहायता प्रदान करता रहा है। इसके कुछ उदाहरण हैं सुनामी EWS प्रदान करना, नेपाल को भूकंप के बाद राहत सहायता और कोविड-19 के दौरान सहायता। कोयला एवं खान मंत्रालय ने लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 प्रस्तुत किया। ये विधेयक खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन करेगा। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और गहराई में पाए जाने वाले खनिजों की खोज के सभी स्तरों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। आपको बता दें कि आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसे महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण और खनन में वृद्धि करना जरूरी है। संशोधन विधेयक के मुख्य उपबंधों में ये कहा गया है कि पहली अनुसूची के भाग B से 12 परमाणु खनिजों में से 6 को हटा दिया गया है। हटा दिए गए खनिज हैं बेरिल और अन्य बेरिलियम युक्त खनिज, लिथियम युक्त खनिज, नायोबियम युक्त खनिज, टाइटेनियम युक्त खनिज एवं अयस्क, टेंटेलियम युक्त खनिज और जिरकोनियम युक्त खनिज और अयस्क। इससे निजी क्षेत्र भी इन खनिजों का अन्वेषण और खनन कर पाएंगे। आपको बता दें कि ये खनिज अंतरिक्ष उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, नेट जीरो उत्सर्जन की प्रतिबद्धता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रथम अनुसूची में भाग D को शामिल किया गया। इसमें बेरिल, ग्रेफाइट
ग्रेफाइट जैसे 24 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की एक सूची शामिल है। केंद्र सरकार खनन पट्टा या फिर कंपोजिट लाइसेंस प्रदान करने के लिए नीलामी आयोजित करेगी। राज्य सरकार चयनित बोलीदाताओं को खनिज रियायत प्रदान करेगी। वहीं गहराई में पाए जाने वाले और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस है। इसमें 7वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। इस अनुसूची में सोना, चांदी, तांबे जैसे 29 खनिजों की सूची दी गई है। पूर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए राज्य सरकार लाइसेंस प्रदान करेगी। इसके अलावा विविध प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। एक अन्वेषण लाइसेंस 5 वर्ष के लिए वैध होगा और अन्वेषण लाइसेंस धारक द्वारा राज्य सरकार को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। इसमें अन्वेषण लाइसेंस धारी को मुआवजा देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत अगर दी गई अवधि के भीतर पसंदीदा बोलीदाता का चयन नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा मुआवजा प्रदान किया जाएगा। अगली खबर पेसा अधिनियम से जुड़ा हुआ है। झारखंड सरकार ने परिचर्चा के लिए पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम यानी पेसा एक्ट के मसौदा नियम जारी किए हैं। पेसा अधिनियम को वर्ष 1996 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 का कुछ संशोधनों और छूटों के साथ 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों तक विस्तार करना है। पेसा अधिनियम के तहत इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया है। वर्तमान में 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं और ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। इन 10 राज्यों में से केवल 8 राज्यों ने ही राज्य पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य पेसा नियम बनाए हैं और अधिसूचित किए हैं। पेसा अधिनियम की कई मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि ये जनजातीय समुदायों को उनकी स्वयं की स्वशासन प्रणालियों के माध्यम से शासन चलाने का अधिकार देता है। साथ ही इसमें प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को भी मान्यता दी गई है। इसके तहत ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं को मंजूरी देने और सभी सामाजिक क्षेत्रकों और स्थानीय योजनाओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है। ये ग्राम सभाओं को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करता है, जैसे कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करना, भूमि अधिग्रहण के मामलों में अनिवार्य परामर्श करना, लघु जल निकायों के प्रबंधन और गौण वनोपज के स्वामित्व की शक्ति आदि। कानून के तहत ग्राम सभाओं को कई शक्तियां प्रदान की गई हैं, जैसे कि गौण वन्य संसाधनों पर नियंत्रण, ग्रामीण बाजारों के प्रबंधन, भूमि हस्तांतरण को रोकने का अधिकार और नशीले पदार्थों को विनियमित करने का अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत द्वारा चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से विश्व में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। भारत ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने ये कदम उचित मूल्य पर चावल की पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से भारत के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को भी समर्थन मिलने की उम्मीद है। इससे महंगे कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी। इस कदम से पशुपालन और कुक्कुट क्षेत्र को भी मदद मिलेगी, क्योंकि पशु आहार की लागत में कमी आएगी। आपको बता दें कि भारत दुनिया में चावल के सबसे बड़े निर्यातक देश के रूप में उभरा है। वर्ष 2022-23 में कुल वैश्विक चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 40% थी। भारत से निर्यात होने वाले कुल चावल में गैर बासमती सफेद चावल की लगभग 25% हिस्सेदारी है। भारत द्वारा चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के संभावित प्रभावों की अगर हम चर्चा करें तो IMF के मुताबिक इस वर्ष अनाज की वैश्विक कीमतें 10 से 15% तक बढ़ सकती हैं। पहले से ही संकट का सामना कर रहे वैश्विक चावल बाजार और संकट में जा सकते हैं। दरअसल अल नीनो प्रभाव के मजबूत होने से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में चावल के उत्पादन में कमी होने की आशंका है। भारत एशिया और उप सहारा अफ्रीका के कई महत्वपूर्ण बाजारों में चावल का एक आपूर्तिकर्ता है। चावल की आपूर्ति में रुकावट आने से इन क्षेत्रों की आबादी खाद्य संकट का सामना कर सकती है। थाईलैंड, वियतनाम जैसे चावल निर्यातक देश भी इसी तरह के प्रतिबंध लगा सकते हैं। चावल की कृषि की अगर हम बात करें तो भारत विश्व में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहले नंबर पर चीन का स्थान आता है। चावल खरीफ फसल है। चावल की खेती के लिए उच्चतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चाहिए। उच्च आर्द्रता और अधिक वर्षा जो कि 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, इसकी आवश्यकता होती है। यूनेस्को ने वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 जारी की। इस रिपोर्ट का शीर्षक है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन अ टूल ऑन हुज टर्म्स। GMR का कार्यादेश SDG 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अन्य SDGs में शिक्षा पर निगरानी एवं रिपोर्टिंग के लिए एक तंत्र या साधन के रूप में कार्य करना है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी ने दिव्यांगों और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाले शिक्षार्थियों के लिए अवसर सृजित किए हैं। भारत के राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में 45% छात्र
क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने के दौरान तकनीक द्वारा शिक्षा तक पहुंचने में मदद मिली थी। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक प्रचलन के साथ डिजिटल साक्षरता और क्रिटिकल थिंकिंग तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। 54% देशों ने ऐसे कौशलों को रेखांकित किया है जिन्हें वे भविष्य के लिए विकसित करना चाहते हैं, लेकिन सर्वेक्षण में शामिल 51 सरकारों में से केवल 11 के पास ही AI के पाठ्यक्रम मौजूद हैं। रिपोर्ट में कई चिंताएं भी प्रकट की गई, जैसे कि गरीब देशों में शिक्षा के लिए कनेक्टिविटी बनाए रखने में प्रतिदिन $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा। वर्तमान में दुनिया भर में केवल 40% प्राथमिक विद्यालयों में ही इंटरनेट की सुविधा मौजूद है। साथ ही रिपोर्ट में ये भी चिंता व्यक्त की गई कि महामारी के दौरान दुनिया भर में आधे अरब छात्र केवल ऑनलाइन ट्यूशन के कारण शिक्षा से वंचित रह गए थे। आधे से भी कम देशों में साइबर सुरक्षा को कवर करने वाले शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम मौजूद हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई कि डिजिटल इनपुट्स की बजाय लर्निंग आउटकम्स पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और सभी देशों को अब से 2030 के बीच स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मानक तय करने चाहिए। रिपोर्ट में स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया गया है। इससे शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होगा। और अब हम जानते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को को वर्ष 1945 में स्थापित किया गया था पेरिस में। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर शांति की स्थापना और गरीबी उन्मूलन, सतत विकास और अंतर सांस्कृतिक संवाद में योगदान देना शामिल है। इसके 194 सदस्य देश हैं और 12 एसोसिएट सदस्य हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत स्वीकृत 60% मकानों का निर्माण कार्य पूरा होने की जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक केवल गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़ ने ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मकानों का लक्षित निर्माण कार्य पूरा किया है। इसके तहत लगभग 2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता वाले 118.90 लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। बिहार और आंध्र प्रदेश स्वीकृत मकानों में से 40% का भी निर्माण कराने में विफल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय महुआ के तहत 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य 2024 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना था। शुरुआत में इस लक्ष्य को 2022 रखा गया था। ये योजना सभी पात्र परिवारों या लाभार्थियों को सभी मौसम के अनुकूल पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के 4 घटक हैं और ये महिला सशक्तिकरण यानी महिला सदस्य के नाम संयुक्त नाम पर घरों का स्वामित्व इसको बढ़ाती है। हालांकि इस योजना के समक्ष काफी चुनौतियां भी मौजूद हैं, क्योंकि महामारी के कारण राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों और लाभार्थियों की तनावपूर्ण वित्तीय स्थिति होती है। संभावित BLC लाभार्थियों को भू स्वामित्व दस्तावेजीकरण के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अनौपचारिक आय अर्जक समूहों के साथ EWS लाभार्थी अभी भी औपचारिक आवास वित्त तक पहुँच प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र प्रायोजित घटकों का निष्पादन अनुचित तरीके से किया जा रहा है। परियोजना में देरी तथा राज्य और निजी डेवलपर्स के बीच सूचना की विषमता मौजूद है। अब इसमें आगे ये करना चाहिए कि अनौपचारिक आय स्रोतों वाले उधारकर्ताओं के लिए जोखिम गारंटी, दीर्घकालिक निम्न ब्याज दर जैसे मजबूत वित्तीय तंत्र उपलब्ध कराए जाने चाहिए। साथ ही नतीजों के संदर्भ में परिणामों का आकलन करना चाहिए, यानी कि लाभार्थियों द्वारा वास्तव में अधिग्रहित मकानों की संख्या पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। योजना के जो 4 घटक हैं उसमें से केवल एक घटक के तहत ही लाभ उठाया जा सकता है। 4 घटक हैं ISSR यानी इन सीटू स्लम पुनर्विकास। इसमें भारत सरकार प्रति घर 1 लाख रुपए की दर से अनुदान देती है। दूसरा है CLSS यानी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना। इसमें 3% से 6% की ब्याज सब्सिडी के माध्यम से 2,67,000 रुपए तक का लाभ मिलता है। तीसरा है AHP यानी कि साझेदारी में किफायती आवास। इसमें प्रति आवास 1.5 लाख रुपए का अनुदान मिलता है। और चौथा घटक है BLC यानी लाभार्थी के नेतृत्व वाला निर्माण। इसमें प्रति आवास 1.5 लाख रुपए का अनुदान मिलता है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2023। इस विधेयक के जरिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया जाएगा। संशोधन की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि सामाजिक परिवर्तन और तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने और इसे अधिक से अधिक नागरिकों के अनुकूल बनाने के लिए ये संशोधन जरूरी था। विधेयक में शामिल मुख्य बिंदुओं पर अगर हम नजर डालें तो ये संशोधन विधेयक जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए सामान्य दिशा निर्देश जारी करने
के लिए एक रजिस्ट्रार जनरल की नियुक्ति का प्रावधान करता है। इसमें जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के डिजिटल पंजीकरण और इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी का भी प्रावधान किया गया है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए एक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा। ये अन्य डेटाबेस को अपडेट करने में मदद करेगा। ये गोद लिए गए, अनाथ, परित्यक्त, सौंपे गए, सरोगेट बच्चे और अन्य बच्चों के पंजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। ये नियमों के उल्लंघन की स्थिति में जुर्माने की राशि में वृद्धि करता है। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक मई 2022 में 238.3 अंक पर था, जो कम होकर मई 2023 में 157.7 अंक पर आ गया। ये गिरावट बाजार में कोयले की पर्याप्त आपूर्ति का संकेत देती है। इसका अर्थ ये है कि कोयले की वर्तमान उपलब्धता इसकी बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के बारे में ये भी कहा गया कि ये सूचकांक कोयला मंत्रालय प्रतिमाह जारी करता है। ये सूचकांक सभी बिक्री चैनलों से कोयले की कीमतों को जोड़ता है, जिसमें अधिसूचित कीमत, नीलामी कीमत और आयात कीमत शामिल है। वित्त वर्ष 2017-18 इसका आधार वर्ष है। ये बाजार की गतिशीलता को जानने के लिए एक विश्वसनीय संकेतक के रूप में कार्य करता है। इससे कोयले की कीमत में उतार चढ़ाव का आसानी से पता चल जाता है। सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। गृह मंत्रालय के मुताबिक CFCF RMS का उपयोग करके 570 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की घटनाओं को रोक लिया गया है। CFCF RMS को एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन के रूप में 2022 में शुरू किया गया था। यह हेल्पलाइन सभी प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने और धोखेबाजों द्वारा धन की चोरी को तुरंत रोकने के लिए शुरू की गई थी। इसे गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C द्वारा शुरू किया गया था। इसके चलते कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा बैंकों और वित्तीय मध्यस्थों को एक मंच पर लाने का काम किया जाता है। ये ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित जानकारी साझा करने और लगभग रियल टाइम में कार्रवाई करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करता है। अगला टॉपिक है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। यूनाइटेड किंगडम के जिम स्की को IPCC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। IPCC का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में की थी। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना है। इसका उपयोग वे जलवायु संबंधी नीतियों को तैयार करने के लिए कर सकते हैं। IPCC जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। इसके सदस्यों की संख्या 195 है। भारत भी इसका एक सदस्य है। इसके तहत जलवायु परिवर्तन के बारे में ज्ञान की स्थिति का आकलन करते हुए आकलन रिपोर्ट, विशेष रिपोर्ट और कार्यप्रणाली रिपोर्ट तैयार की जाती है। हालांकि IPCC स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं करता है। वर्ष 2007 में IPCC को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला टॉपिक है इंडिया AI, भारत का राष्ट्रीय AI पोर्टल। इंडिया AI और मेटा इंडिया ने भारत में AI और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें मेटा के ओपन सोर्स AI मॉडल को भारतीय AI इकोसिस्टम में उपयोग के लिए उपलब्ध कराना भी शामिल है। इंडिया AI इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, MeitY, नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन और नेस्कॉम का एक संयुक्त उद्यम है। ये देश को AI आधारित भविष्य के लिए तैयार करने के लिए स्थापित किया गया है। ये एक नॉलेज पोर्टल के साथ साथ अनुसंधान संगठन एवं इकोसिस्टम निर्माण की एक पहल के रूप में भी कार्य करता है। अनुभव मंडप। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में तैयार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र परिसर का नाम भारत मंडपम रखा गया है। भारत मंडपम की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी के भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम के विचार से हुई है। अनुभव मंडप मानव जाति के इतिहास में सबसे शुरुआती संसदों में से एक थी, जहां शरण यानी कि कवि और सामाजिक आध्यात्मिक सुधारक विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए विचार विमर्श किया करते थे। प्रभुदेवा एक महान योगी और अनुभव मंडप के सभापति थे तथा भगवान बसवेश्वर के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया करते थे। इसके सदस्यों को लोगों द्वारा नहीं चुना जाता था, बल्कि मंडप के उच्च अधिकारियों द्वारा चुना या मनोनीत किया जाता था। अगला टॉपिक है सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को का एशिया पैसिफिक पुरस्कार। मुंबई के भायखला रेलवे स्टेशन को सांस्कृतिक विरासत की पुनर्बहाली और संरक्षण के लिए ये पुरस्कार मिला है। 169 साल पुराना ये रेलवे स्टेशन एशिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। भायखला स्टेशन के अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूजियम मुंबई, गोलकुंडा हैदराबाद, किले की बावड़ियां और डोमकोंटा फोर्ट तेलंगाना भी 2022 में विभिन्न श्रेणियों के तहत इस पुरस्कार के विजेता थे। वर्ष 2000 से प्रारंभ
होकर इस पुरस्कार का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत वाले क्षेत्रों के संरक्षण या उनकी पुनर्बहाली के प्रयास में लगे व्यक्ति या संस्था तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी को सम्मानित करना है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।